सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेंसुरेशन का डिटेल्स जानकारी देंगे। आप लोगों ने थंबनेल सही देखा कि यदि आपको मेंसुरेशन से डर लगता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देखें। आपका सारा डर, आपका सारा भ्रम निकल जाएगा कि मुझे मेंसुरेशन समझ में नहीं आता है। इस वीडियो को देख करके यदि आप ये बोलेंगे कि मुझे मेंसुरेशन नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से उठाया है और टॉप लेवल तक ले गए हैं, और जितना भी मेंसुरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो सारा फार्मूला का डिटेल्स जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो बिना स्किप किए हुए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही टॉप लेवल का फार्मूला और कंसेप्ट हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। छत्रमिति क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है आपको छत्रमिति होता क्या है। तो छत्रमिति क्या होता है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न ज्यामितीय आकृति जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, गोला, शंकु, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं, ये गोला, वृत्त, शंकु, ये जो दिखना जितना दिखे आप इसमें क्या अध्ययन करते हैं, तो उसका परिमिति ज्ञात करते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। इस सब के बारे में हम क्या करते हैं, ये ज्ञात करते हैं। किसमें, तो छत्रमिति में। छत्रमिति में क्या करते हैं, छत्रमिति में हम जितने भी आकृति आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जितने भी आकृति है सभी के बारे में उसका परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करते हैं। अब आप समझिएगा, यहाँ पे हम आगे आपको बताएंगे कि आकृति भी दो प्रकार का होता है, एक होता है 2D और एक 3D। तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। आप लोग आगे देखिए वीडियो को। उसके बाद देखिए, छत्रमिति का जनक, छत्रमिति का जो जनक होता है, फादर होता है, वो किसको माना जाता है, तो किसे माना जाता है, छत्रमिति का जो जनक है वो कौन है, आर्किमेडीज है। कौन है, आर्किमेडीज है। आर्किमेडीज को माना जाता है छत्रमिति का जनक। अब छत्रमिति का अर्थ क्या होता है, तो छत्रमिति का अर्थ होता है, मेंसुरेशन का जो अर्थ होता है, छत्रमिति का जो अर्थ होता है वो होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन। मापन में आपको किसी भी फिगर का क्या क्या ज्ञात करना है, परिमिति ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो यही मेजरमेंट करेंगे हम। क्षेत्रफल, परिमिति, आयतन ये ज्ञात करते हैं। तो इसका मेंसुरेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ आपको, ये वृत्त हो गया, ये त्रिभुज है, ये घन है, ये घनाभ है, ये गोला है, ये शंकु है, ये बेलन है। तो इसके बारे में भी हम एक एक करके टॉपिक उठा करके डिटेल्स जानकारी देंगे आपको। आगे देखिए, उसके बाद होता है सेकंड टर्म में आपको दिया है परिमाप। क्या दिया हुआ है, परिमाप। परिमाप या परिमिति या परिधि सब एक ही टर्म है। परिमाप बोले या परिमिति बोले या परिधि बोले, सारा टर्म एक ही है। अब ये क्या होता है, अब ये समझिए क्या होता है, ये किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग, किसी भी कोई भी आकृति आप उठा लीजिए, उसके सारा भुजाओं का जोड़ यदि कर लीजिए आप, उसी को क्या बोला जाता है, परिमिति या परिधि। जैसे आप देखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में क्या पूछ देता है, बताइए, कोई सर्किल दे देगा आपको, क्या दे देगा, सर्किल दे देगा, बोलेगा इसका परिमाप बताइए। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर्किल में हम तो परिमाप पढ़े नहीं थे, क्योंकि ऊपर के जाता है परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो आपको ये समझना है, परिधि पूछे या फिर परिमाप पूछे, ये बराबर होता है। तो वृत्त के यदि पूछे तो वृत्त का भी यदि आपको परिमाप पूछे तो घबराइएगा नहीं, वृत्त का भी परिमाप होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, जैसे वृत्त का परिमाप आप बोलिएगा कि सर ये तो यदि त्रिभुज दे दिया, तो त्रिभुज दे दिया तो इसमें सारा तीनों भुजाओं का योग आप कर लीजिएगा। यदि त्रिभुज दे दिया तो इसमें क्या करिएगा, यदि ए बी सी ये दिया होता है, सभी भुजाओं का योग कर लीजिए। जैसे ए बी, इसका परिमाप जो हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। यदि इसका परिमाप आप निकालते हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये परिमाप हो जाएगा आपका। बट इसका जो परिमाप बोलते थे, इसको आप क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से कट कर लीजिए, यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ से कट करके इसको, यहाँ से कट करके इसको फैला लीजिए। जैसे इसी को हम ऐसे फैला लेंगे कट करके, यहाँ से यदि यहाँ से कट करेंगे ऐसे फैला लेंगे, तभी तो यदि इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी लेंगे, इसका जो परिमाप पूछे तो इतना का आप जोड़ कर लीजिएगा, इतना का जोड़ कर लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी करेंगे। तो आपको इतना याद रखना कि परिमाप जो होता है, किसी फिगर का सारा भुजाओं का योग होता है, वो क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे इसमें वृत्त ये आयत हो गया, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसका यदि परिमाप निकालना है आपको, तो इसका परिमाप कैसे निकाल लेंगे, सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं के इसका योग करेंगे, ये क्या है, ए बी हो गया यहाँ, तो ये हमारा ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ये सी डी, उसके बाद प्लस ए डी। तो इस पूरा को यदि आप जोड़ लीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा, परिमाप आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जो परिमाप क्या होता है। किसी भी फिगर का परिमाप वो होता है जो तीनों भुजाओं का, उसमें जितना भी भुजाएं, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, वही परिमाप होता है। इसलिए अब देखिए,
नेक्स्ट टर्म है परिमिति या परिमाप। परिमिति या परिमाप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यूनिट, इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, परिमाप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। देखिए नेक्स्ट ये क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो ये एरिया क्या होता है, कोई भी आकृति जितना स्थान छेदता है, कोई भी आकृति जितना स्थान छेदता है वो स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल आप दिखाते हैं, देखिए क्षेत्रफल जो होता है, जैसे ये डायरी हो गया, ये डायरी है, ये जितना स्थान छेकेगा, जैसे यहाँ पे यदि इसको रखेंगे तो ये कितना स्थान छेकता है, तो देखिए इस पे इतना स्थान इसने छेका, इतना स्थान छेका। तो ये इतना स्थान जो छेकता है, यही इसका क्या हो जाता है, जितना स्थान ये छेकता है, ये जितना स्थान छेका है, ये यहाँ पे जितना स्थान छेका, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान देना है, कोई भी आकृति जितना स्थान छेकता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया का जो मात्रक होता है, एरिया का मात्रक आप याद रखिएगा, एरिया का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, यूनिट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें भी दिया हुआ है, ये जितना स्थान छेका हुआ है, ये त्रिभुज जितना स्थान छेका है, ये आपका वर्ग हो गया। ये जितना स्थान छेका हुआ है ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए आयतन क्या होता है, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरे स्थान को आयतन कहते हैं। कोई भी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति मतलब क्या, 3D फिगर। कौन सा फिगर, 3D फिगर। तो त्रिविमीय आकृति, कोई भी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरे स्थान को आयतन कहते हैं। घिरे स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे ये ले लीजिए, ये क्या है, ग्लास है, ये अब इसके अंदर कितना मतलब यदि इसका हमको आयतन पूछे तो इसके अंदर कितना, ये जो है, ये इसमें कितना कोई भी ऑब्जेक्ट कितना आएगा, वही क्या होता है, आयतन होता है। वही क्या होता है, आयतन होता है। तो आपको ये ऐसे समझना है। तो त्रिविमीय आकृति में होता है ये आयतन, किसका निकाला जाता है, त्रिविमीय आकृति का निकाला जाता है। जैसे आपको हो गया घन हो गया, बेलन हो गया, ये शंकु हो गया, ये सब का क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। अब आप समझेंगे आयतन जो होता है, आयतन का भी मात्रक होता है। आयतन का मात्रक होता है, आप इतना याद रखें, आयतन का जो मात्रक होता है घन इकाई होता है। आयतन का मात्रक जो होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई होता है। आपको ध्यान पे रखना है। और यदि क्षेत्रफल का इकाई पूछे, क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो आयतन मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वो क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। और आयतन का जो वर्ग मात्रक होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई होता है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब देखिए आकृति भी हम आपको बताए थे, आकृति कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आकृति कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आकृति 2 प्रकार का होता है, 2D और 3D। 2D और 3D। तो 2D किसको कहते हैं, 2D में क्या, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये सर्किल है, ये 2D क्यों है। 2D में आप देखिएगा उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। 2D जो जितने भी फिगर है उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा, तो वो 2D हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ आपको दिखेगा। तो ये त्रिभुज हो गया, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब क्या है, 2D फिगर है। कौन सा फिगर है, 2D फिगर है। सर्किल हो गया, ये सब 2D फिगर है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ देखने को मिलेगा आपको, वो 2D फिगर हो जाएगा। और त्रिविमीय आकृति मतलब 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर वो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब 3D बोलेंगे, त्रिविमीय आकृति बोलेंगे। ठीक। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नीचे में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2D आकृति का परिमिति एवं क्षेत्रफल होता है। 2D आकृति का परिमिति एवं क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन नहीं होता है। आपको याद रखना है, जितने भी 2D फिगर आप देख रहे हैं, सभी 2D फिगर का क्या होता है, परिमिति क्षेत्रफल होगा, परिमिति क्षेत्रफल निकलेगा उसका, लेकिन आयतन नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद 3D फिगर में देखिए, 3D फिगर में क्या है, 3D फिगर में परिमिति, क्षेत्रफल एवं आयतन तीनों निकलता है। त्रिविमीय आकृति जो है उसमें क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, परिमिति भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। लेकिन 2D आकृति में सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे, 2D आकृति में परिमिति एवं क्षेत्रफल निकलेगा, बट आयतन नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितना भी आपको शुरू से बताए हैं, पहले सर्किल उठाएंगे, सर्किल से उठा करके अलग अलग टाइप का जितना आपको हम फिगर बताए हैं 2D और 3D सभी के बारे में डिटेल्स, जितने भी इंपोर्टेंस फार्मूला है उसको बताएंगे। तो आप लोग इसको आगे तक वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। पॉइंट हम लेंगे जो आपको अभी हम बताए हैं, जितना भी फिगर बताए हैं, इसमें पहला फिगर के बाद बात करेंगे हम, पहला फिगर के बारे में। तो इसमें पहला फिगर के बारे में बात करेंगे, तो पहला फिगर हम लेते हैं इसमें ब्रीथ। क्या लेते हैं, ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। क्या बोलते हैं, सर्किल। तो सर्किल के बारे में हम इसमें डिटेल्स बात करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है सर्किल का वो हम इसमें बताएंगे आपको। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है, कंसेप्ट समझना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा ये सारा फार्मूला। तो देखिए
हम अभी क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, सर्किल हुआ। अब सर्किल में आप देखिएगा जहाँ पे जो ये बीच में जो होता है, जिसको ये इस पे रख करके हम ऐसे घुमाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, ये बीच में जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। जो इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या याद रखेंगे आप, केंद्र। हिंदी में क्या याद रखेंगे, केंद्र हो गया ये, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, ये जो चारों तरफ घुमा, ये जो चारों तरफ घुमा है इसको क्या बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो चारों तरफ ये जो घूम रहा है हमारा, ये चारों तरफ जो है, ये आपका, ये देखिए ये जो लाइन है, ये चारों तरफ गया, ये इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का हिंदी होता है परिधि। सरकमफेरेंस का हिंदी क्या होता है, परिधि। आपको समझना है सरकमफेरेंस का हिंदी क्या होता है, परिधि, ठीक। तो आप देखेंगे सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, मीन ये डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपका रेडियस होता है, जिसको आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो ये आपका रेडियस हो गया, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और हिंदी में क्या नाम देते हैं, हिंदी में इंग्लिश में रेडियस भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको रेडियस मिलेगा, और किसी किसी बुक में क्या मिलेगा, रेडियाई मिलेगा, रेडियाई। तो आप देखेंगे इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं और रेडिया भी बोल सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। तो हिंदी में त्रिज्या याद रखेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब देखेंगे, अब बोलेंगे अब सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक, अभी इसको त्रिज्या का जो डिफिनेशन बताए हैं, वो सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो क्या आप इसको भी त्रिज्या बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल त्रिज्या बोल सकते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस तक जिधर आप जाएं, इधर जाएं फिर इधर आएँ, जिधर भी आप जाएंगे सभी क्या हो जाएगा, सारा त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। तो आप देखेंगे मिला जुला करके तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है। अब देखिए ध्यान से, अब हम त्रिज्या के बारे में बात कर ली, अब व्यास के बारे में बात करेंगे। तो व्यास के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्यास जो होता है, व्यास वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। कितना पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में, मतलब दो बराबर पार्टों में बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जैसे ये रेखा देखिए आप ध्यान से, ये जो रेखा गया, ये रेखा इस वृत्त को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, बिल्कुल बांट रहा है। तो यही रेखा, ये रेखा जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेखा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। डी किसको बोलते हैं, डायमीटर। डी मीन क्या होता है, डायमीटर। आप ध्यान देंगे, डी मीन क्या होता है, डायमीटर। डी मीन डायमीटर, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं व्यास। हिंदी में इसका नाम क्या देते हैं, व्यास। ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। डायमीटर मीन्स व्यास। अब देखेंगे ध्यान से, यदि ये हमारा केंद्र है, ये हमारा क्या है, यदि ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र से सरकमफेरेंस की दूरी ये भी हुआ आर, और केंद्र से इधर भी सरकमफेरेंस की दूरी ये भी हुआ आर। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, आर होगा, और ये भी हमारा क्या है, आर है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम डी बराबर बोले, यहाँ से यदि हम डी बराबर बोले, डी क्या होता है, व्यास होता है। यदि डी बराबर बोले, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। तो डी बराबर बोले तो डी बराबर आर प्लस आर, मतलब आर प्लस आर। तो डी बराबर जो हमारा दिखा यहाँ पे, ये क्या दिखा, आर आर को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया, यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हुआ। क्या फार्मूला जनरेट हुआ, तो व्यास, डी क्या होता है हमारा, व्यास होता है। डी क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ से देखिए तो व्यास बराबर क्या मिल गया हमको, व्यास बराबर मिल गया 2 इंटू त्रिज्या। 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या मीन त्रिज्या, रेडियस जिसको हम बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे आ रहा है ना, आर फॉर रेडियस। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया, यदि व्यास यदि आपको निकालना रहे तो 2 गुने त्रिज्या कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और जनरेट होगा, यदि d इक्वल टू 2r होता है, यहाँ से देखिए d इक्वल टू 2r, तो यहाँ से यदि हम r का वैल्यू निकालें तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो d/2। तो कभी कभी आपको क्या गिवन रहेगा, कभी कभी बोल देगा क्या बताइए, यदि त्रिज्या दे देगा आपको, मान लीजिए इसमें किसी भी कोई क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, त्रिज्या दे देगा, त्रिज्या दे देगा मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, आपको बोलेगा व्यास बताइए, व्यास बराबर क्या होगा, व्यास बराबर वाट। तो यहाँ से देखिए व्यास बराबर यदि त्रिज्या गिवन है, व्यास निकालना है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से जो व्यास आ जाएगा, यहाँ से जो व्यास मिलेगा आपको, व्यास मिलेगा 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में 2 और त्रिज्या दिया हुआ 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी व्यास आपको गिवन रहेगा, बोल देगा त्रिज्या निकालने के लिए, तो व्यास यदि गिवन है त्रिज्या निकालने के लिए देगा तो उसको 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल है, आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं व्यास और त्रिज्या के बारे में, उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए ध्यान से,
यदि वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होता है? पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वेयर पाई इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 22/7 होता है। ये आपको याद रखना है। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई 22/7 होता है। ध्यान से रखना, ध्यान रखना है इसको। अब देखिए दूसरा बात करें इसमें फार्मूला का, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, जिसमें पाई हो गया आपका वेस्ट बाय साइड, आर जो हो गया वो क्या हो गया? रेडियस। किसका रेडियस? सर्किल का रेडियस, मतलब वृत्त का जो होता है रेडियस होता है वो होता है आर। तो इसमें सर्किल में इतना ही फार्मूला आता है, जो कि एक मतलब कंप्लीट सर्किल की बात करें तो, समझ गए। अब दूसरा होता है अर्धवृत्त। ये तो पूरा वृत्त हुआ, ये पूरा वृत्त, इसका नाम दिए अर्धवृत्त। एक होता है अर्ध, मतलब होता है आधा। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। वृत्त मतलब क्या होता है? सर मतलब वृत्त मतलब वृत्त हुआ, जो आधा वृत्त। तो आधा वृत्त के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त क्या होता है? तो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त में भी आपको समझना है, इसमें आधा ही वृत्त होगा, बाद बाकी और सारा चीज सेम रहेगा इसमें, लेकिन आधा वृत्त रहेगा। ध्यान से देखिए, जो अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार, सर्किल बना लीजिए, उसके बाद आपको अर्धवृत्त अपने आप निकल जाएगा। देखिए पहले हम सर्किल बना लेते हैं, इसको आधा बना देंगे, आधा कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। देखिए यदि इसको हम ये मान लेते हैं सर्किल, तो इसके ऊपर वाला पार्ट को हटा दिए। अब ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त। दूसरा बात करते हैं अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त। तो ध्यान से देखिए, अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्किल। अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। तो इसमें भी आपको समझना है, इसमें भी हम सर्किल जो बनाए थे, जो पॉइंट रखे थे, वहां से ये सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस ही हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगा आपका क्या? त्रिज्या। अब ये नहीं कि अब ये सेमी सर्किल हो गया तो त्रिज्या चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा, या फिर इसका व्यास चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो सब वहीं रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ ये पूरा सर्किल था, ये हाफ सर्किल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस जो ये हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। जिस प्रकार से इसमें ये पूरा डी था, डी फॉर डायमीटर, इस व्यास, तो उसी प्रकार से ये भी आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक। अब इसमें फार्मूला जो होता है अर्धवृत्त का जो होता है, तो अर्धवृत्त में आप याद रखेंगे, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें याद रखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। मेन क्या लगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको आधा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल सी है। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि, अब परिधि मतलब समझ गए होंगे, ये परिधि, ये परिधि, तो ये वृत्त का परिधि दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको किसका परिधि निकालना? अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिधि ये देखिए, ये अर्धवृत्त का परिधि। तो आपको चौथा नंबर में याद रखना है, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि, अब परिधि को 2-3 नाम होता है, पता होगा आपको, पीछे हम बताए हैं अर्धवृत्त का 2-3 नाम होता है, परिमाप भी होता है, परिमिति भी होता है, तो आपको ध्यान पे रखना है। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है, इसका देखिए अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। यदि रेडियस दिया है तो, यदि रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो आपको ध्यान पे रखना है, यदि डायमीटर दिया है तो आपको याद रखना है पाई डी बाय 2 प्लस डी। यदि डायमीटर दिया हुआ है अर्धवृत्त में, तो डायमीटर दिया है तो परिधि निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे पाई डी बाय 2 प्लस डी। और यदि त्रिज्या दिया है तो पाई आर प्लस 2r, ये याद रखना है। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए त्रिज्याखंड क्या होता है। अब त्रिज्याखंड की बात करें तो त्रिज्याखंड ये होता है किसी वृत्त में, देखिए ये जो होगा ना, ये पार्ट जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये त्रिज्याखंड होता है। तो त्रिज्याखंड का जो होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। आपको याद रखना है त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब पाई पता है आपको, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर जो होता है ये रेडियस हो गया, वो वृत्त का जो हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा। और थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब ये त्रिज्याखंड का जो एंगल बनाता है ना, एंगल, वो एंगल होता है थीटा। ठीक। अब एंगल आपको गिवन रहेगा, जो एंगल कितना बना रहा है ये, तो थीटा वो गिवन रहेगा। अब 360/360, तो समझ गए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या इसको कभी कभी बोल देता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल आपको याद रखना है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक। अब देखते हैं
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई। इसमें भी पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रेडियस आर में रेडियस हो गया, और थीटा थीटा आपको गिवन रहेगा एंगल, जो एंगल बनता है वो हो गया थीटा बाई 360। या यदि त्रिज्या दिया है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और यदि रेडियस यदि त्रिज्या दिया है तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास में आपको व्यास वाला कंडीशन में व्यास वाला में इस फॉर्मूला लगाना है, पाई बाई 2 डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर थीटा बाई 720। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद रखना है। उसके बाद होता है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, तो वलय क्या होता है समझिए ध्यान से। दो वृत्त होता है, जैसे देखिए ये वृत्त और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये रास्ता, ये वलय का क्षेत्रफल होता है। ये इसका इस रास्ता का जो क्षेत्रफल होता है इसी को बोला जाता है वलय। ये जो है ना, ये वलय, यही वलय का क्षेत्रफल। तो ये हो गया, ये स्मॉल वृत्त देख रहे होंगे, छोटका वृत्त देखोगे, छोटका वृत्त का जो रेडियस दिया है वो आर दिया है, और बड़ा वृत्त का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो आपको वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल मतलब क्या है? इसका, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल सिंपल सी है, यदि आप इसमें वृत्त का भी क्षेत्रफल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ही है, ये छोटका आर का स्क्वायर, ये छोटका वृत्त का हो जाएगा, और ये कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का इसमें वलय का क्षेत्रफल में रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़का में से छोटका को घटा लेंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बात करेंगे सिलेंडर का। सेकेंड टर्म है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखिए आप, सिलेंडर का जो शेप होता है वो पिलर होता है, ट्यूब होता है, छड़ होता है, ये सब आपका किसका शेप का है? सिलेंडर का शेप का। ये सिलेंडर का शेप का कुछ नाम है, आप पॉइंट भी याद रखेंगे। इसका नाम जो है ना, ये जो एग्जाम्पल है ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। जो पिलर होता है, जो पिलर देखते हैं, वो पिलर जो होता है घर का पिलर, वो भी किस आकार में होता है? सिलेंडर के शेप में होता है, सिलेंडर के आकार में होता है। ट्यूब है, ट्यूब भी आप देखते हैं, ट्यूब गाड़ी में जो ट्यूब लगता है वो भी किसके आकार में होता है? सिलेंडर के आकार में होता है। तब ध्यान पे रखेंगे, ये जो होता है ये सिलेंडर का हाइट होता है। ये सिलेंडर क्या होता है? ये हाइट हो गया, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या हो गया, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो होता है ये डायमीटर होता है, व्यास होता है। ये ध्यान पे रखना है, दोनों सेम ही साइज, ये और ये शेप दोनों सेम है। हम यहाँ पे ये रेडियस डायमीटर दिखाएं आपको, और ये इसमें इस साइड में रेडियस दिखाएं। इसको भी इसमें यदि मिला देंगे तो ये भी डायमीटर हो जाएगा, बट हम समझने के लिए यहाँ पे त्रिज्या दिए हैं आर, और यहाँ पे डायमीटर दिए हैं, और ये हाइट होता है। आपको ध्यान पे रखना है, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आपको पाई क्या है? पाई का वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर तो त्रिज्या का स्क्वायर, और हाइट ये एच हो गया। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कभी कभी आपके एग्जाम में देखिएगा डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है, तो ध्यान पे रखेंगे। अब इसमें एक टर्म आता है खोखले बेलन का। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन, खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन ये होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, या इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि चेंज कर लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे ये लग गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस, यदि बी स्क्वायर को इसको भी चेंज करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यहाँ पे चेंज कर लिया गया है, समझ गए। अब बात करेंगे शंकु का। किसका बात करेंगे? शंकु का। तो शंकु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। शंकु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। तो इसमें आपको ध्यान पे रखना है, ये देखिए एक शंकु, ये हम फिगर बनाए हैं शंकु। इसमें जो ये होता है आपका ऊंचाई, ये शंकु का ऊंचाई है, इसको हम किससे दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं, ठीक। और ये शंकु का जो होता है एल होता है, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, तो ये एल होता है, और ये रेडियस होता है जिसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। तो आपको ध्यान देना है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। आपको ध्यान पे रखना है ये फॉर्मूला सब। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे तिरछी ऊंचाई, आपको ध्यान से देखना है, ये जो देखिए ये जो बन रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके सामने वाला जो होता है समकोण त्रिभुज, जहाँ पे समकोण बनाता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो मतलब तिरछी ऊंचाई होता है, आपको ध्यान पे रखना है। और ये जो होता है ये रेडियस हो गया, और ये हाइट एच हो गया। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बना, इसमें समकोण त्रिभुज समझेंगे तो समकोण त्रिभुज में ये जो होता था 90 जहाँ पे बनाता था समकोण त्रिभुज, उसके सामने वाला जो होता था वो कर्ण होता था। ध्यान करिए, ये कर्ण होता है, और ये आपको दे दिया तो ये बेस हो गया, और ये आपका हाइट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे समकोण बनाया तो ये कर्ण हो गया। तो ये हम देखिए लिखे हैं तिरछी ऊंचाई जो होता है, तिरछी ऊंचाई एल है, यहाँ पे ये एल है, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर लिखें तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है, हाइट, लंब हाइट हो गया, और आधार इसमें आर हो गया, रेडियस हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ध्यान पे रखेंगे। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे ऊंचाई निकालेंगे, यदि ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट कर लिए। उसी प्रकार से यहाँ शंकु की त्रिज्या, यदि त्रिज्या आपको निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या इक्वल टू कितना, ये तिरछी ऊंचाई माइनस ये ऊंचाई, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान पे रखेंगे। आप जो बोर्ड में बैठेंगे एग्जाम में तो ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आगे देखिए, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आगे बताते हैं आपको। अब देखिए, शंकु का छिन्नक का आयतन जो होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन वो होता है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल R1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो सबसे पहले आप समझिए छिन्नक जो होता है वो छिन्नक का जो फिगर से समझिए छिन्नक क्या होता है। तो छिन्नक में आपको देखना है, ये होता है, ये शंकु का जो छिन्नक होता है कुछ बाल्टी के शेप का होता है। किसके शेप का होता है, बाल्टी के शेप का होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका शेप जो होता है कुछ बाल्टी के शेप का आकार का होता है। तो आप देखेंगे ये जो होता है छिन्नक का, ये हाइट होता है, और ये हो जाएगा कैपिटल R1 और ये कैपिटल R2, ठीक। और ये जो होता है ये आपका हाइट हो गया, ये हाइट और ये हाइट इक्वल होगा। और ये जो होता है ये तिरछी ऊंचाई होता है, ये क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होता है। तो आपको समझना है, जिस प्रकार से आप शंकु का आयतन निकालते हैं उसी प्रकार से बस इसमें क्या ऐड हो जा रहा है, R1 R2, सिर्फ इसमें चेंज होगा तो R1 R2, और बाद बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जिस शंकु का आयतन में आप पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पढ़े थे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रेडियस सिर्फ ऐड हो जाएगा, तो 1/3 पाई एच रहेगा ही, और आर की जगह पे सिर्फ रेडियस की जगह पे ये चेंज हो जाएगा, R1 का स्क्वायर कैपिटल R1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R1 R2, ये ध्यान पे रखना है। उस प्रकार से शंकु छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आपको ध्यान पे रखना है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए शंकु का छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसी प्रकार से पाई आर एल उसमें होता है, इसमें आपको याद रखना है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, मतलब दोनों त्रिज्या का योग, ऊपर वाला और नीचे वाला का त्रिज्या का योग हो जाएगा। अब बात करें घन का, घन का इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूब, घन को क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं। अब इसमें समझना है, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है कि इस वर्टेक्स, मतलब इसमें कितने वर्टेक्स हैं, कितने फेस हैं, है ना, ये सब पूछ देता है, कितने एज हैं। तो सबसे पहले समझिए फेस के बारे में समझते हैं। तो ट्यूब जो होता है उसमें कितने फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, तो फेस के बारे में समझते हैं। फेस मीन्स होता है, फेस का हिंदी होता है सतह, क्या होता है, सतह। तो फेस कितने होता है वो समझिए। ये जो देख रहे हैं ये फेस है, इसका ये फेस है, ये फेस है, एक हो गया, ये फेस है, दो हो गया, ये भी फेस है, तीन हो गया, ये एक, चार, ये एक, पाँच, और ये एक देख रहे हैं ये छः। अब बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये 3D फिगर है, ये आपको ऊपर उठा हुआ पार्ट है, समझ गए ना, ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितने फेस कितने होता है, 6 होता है फेस। कौन कौन सा फेस हुआ, तो आपको ये फेस हुआ, आपको ध्यान से समझना है। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, सेकंड फेस ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये जो घन जो होता है उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, समझ गए। अब बात करें दूसरा टर्म इसका एज का, एज मतलब होता है किनारा। अब इसमें कितने किनारा होता है वो समझिए। तो किनारा क्या होता है समझिए ध्यान से, किनारा जो होता है ये होता है किनारा, समझिए ये जो है ना, ये रेखा, लाइन सेगमेंट, सॉरी रेखा नहीं, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये आपका किनारा हुआ, एक हो गया। यहाँ से देखिए ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बाहर 6, और अंदर में भी 6 होगा। देखिए जहाँ से ये कटिंग पॉइंट है वहाँ से गिनना है आपको। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया अंदर, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। देख रहे ध्यान से, इसको हमने बोले आपको ध्यान देना है। ये देखिए इसको, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये एक 6, बाहर 6 है और अंदर भी 6 है, 7 8 9 10 11, ये 12।
तो एज जो हो गया वो कितना होता है, एज 12 होता है। क्या होता है, एज आपका 12 हो गया। एज कितना मिल गया, 12। अब इसमें एक और होता है, इसमें आपको एक और समझना है, वो होता है वर्टिसेज। वर्टिसेज में होता है शीर्ष। वर्टिसेज मतलब क्या होता है, शीर्ष। अब देखिए इसमें शीर्ष कितना होता है, तो शीर्ष क्या है, तो शीर्ष आपको देखना है, ये शीर्ष होता है। ये ध्यान से देखिए, ये जो होता है ना, ये शीर्ष होता है। गिनिए कितना शीर्ष है, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिलेगा वो शीर्ष होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी शीर्ष है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे 8। कितने शीर्ष होता है, 8 शीर्ष होता है। आपको ध्यान देना है, ये फेस कितना 6, एज कितना 12 और वर्टिसेज कितना 8 होता है। किसमें, घन में। अब घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। जो भी भुजा है ना उसका क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको ध्यान देना है। और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जरूर है कि 10th क्लास में ही आपको यूज होगा। और यदि कंपटीशन का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यूज होगा, ये आप इसको ध्यान पे रखेंगे। और का तो घनाभ में देखिए, घनाभ में क्या होता है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। इसका जो कुछ उदाहरण है, जैसे ईंट हो गया, पुस्तक हो गया, चबूतरा हो गया आदि। तो ये सब घनाभ के जो फिगर होता है, आकृति होता है, शेप होता है, उसका उदाहरण है। ठीक, अब याद रखें, आपको ये देखना है घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन में क्या होता है, LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और इसमें बात करें फेस और वर्टेक्स का, तो जिस प्रकार से आप देखें, जो फेस होता है, वर्टेक्स होता है और एज होता है, वो सेम किसके तरह होता है, घन के तरह ही होता है। इसमें भी आप फेस देखेंगे तो फेस कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और वर्टिसेज देखेंगे तो वर्टिसेज इसका भी कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और एज जो देखेंगे, एज जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ये आपको समझना है। ठीक, तो जिस प्रकार से घन में होता है उसी प्रकार से घनाभ में भी होता है। तो फेस बताए थे हम, फेस क्या होता है, ये होता है फेस, समझ गए। ये फेस हो गया आपका, ये फेस होता है, ये हो गया फेस। काउंट कर लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6, तो फेस हो गया 6। वर्टिसेज होता है जिसको शीर्ष बोलते हैं, ये शीर्ष होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 वर्टिसेज होता है। एज मीन्स होता है किनारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक, तो ये हमने देखे थे घन में। तो घन में जितना होता है उतना घनाभ में भी होता है। ठीक, तो घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ पे L B और H क्या है, लंबाई, B फॉर विद्युत होता है, चौड़ाई जिसको बोलते हैं, और ये H फॉर हाइट होता है। ठीक, अब उसी प्रकार से घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस BA² प्लस H²। ठीक, अब देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2H इंटू L प्लस B। ये समझना है आपको, 2H इंटू L प्लस B। तो H क्या हो गया, हाइट हो गया, L क्या है, लंबाई है, और B क्या है, विद्युत है, चौड़ाई जिसको बोलते हैं। ठीक, अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2H इंटू L प्लस B। जो होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल वही होता है चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल। ठीक, अब घनाभ में शीर्ष कोण का जो संख्या होता है, शीर्ष कोणों का जो संख्या होता है, घनाभ में शीर्ष कोणों की संख्या होता है वो 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेंसुरेशन वाले में हमने आपको बहुत ही बेसिक्स लेवल से उठाए और टॉप लेवल तक का इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी था वो मैंने डिटेल्स जानकारी आप लोग को दी है। और जितना हो सके हमने क्या किए, बेसिक से उठाए और आपको टॉप लेवल तक का जितना भी डिटेल्स हुआ पूरा डिटेल्स हमने बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।